फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएड पॉइंट टू पॉइंट एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग कोर्स 8 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हर यूनिट से एक दो क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अभी यूनिट 1 के फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि क्वेश्चन था ज्ञान की विस्तृत अवधारणा और ज्ञान जानने के विभिन्न तरीकों को स्पष्ट करें। क्लासीफाई द कंसेप्ट ऑफ नॉलेज नोइंग एंड द डिफरेंट वेज प्रोसेस ऑफ नॉलेज नोइंग। तो सबसे पहले तो हम ज्ञान की अवधारणा को जानेंगे कि ज्ञान की अवधारणा आखिर होती क्या है। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट ऑफ नॉलेज, ज्ञान की अवधारणा को इंग्लिश में कंसेप्ट ऑफ नॉलेज कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या है ये अवधारणा। तो ज्ञान के विस्तृत अवधारणा को जानने के लिए सबसे पहले हम ज्ञान के शाब्दिक अर्थ को जानेंगे कि आखिर ये क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो ज्ञान शब्द जो है वो संस्कृत के ज्ञ धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ जानना होता है। अंग्रेजी भाषा में भी इसके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो है नॉलेज, जिसका मीनिंग भी टू नो से संबंधित होता है, और इसको भी जानने से ही संबंधित ये भी शब्द हुआ। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि ज्ञान शब्द का संबंध जानकारी से संबंधित है। कुछ भी जानने से रिलेटेड जो भी बात है उसी को ज्ञान कहा गया है। जैसे हम किसी भी वस्तु या फिर व्यक्ति या स्थान, किसी भी चीज़ के बारे में सामान्य जानकारी जो हम प्राप्त करते हैं उसको हम ज्ञान कह सकते हैं। और ये ज्ञान हमको कहाँ से प्राप्त होता है? किसी से जानकारी प्राप्त होता है या फिर कहीं से कोई सूचना मिलता है, तो उसी पे आधारित ये सामान्य जानकारी होता है। उसको भी ज्ञान की ही संज्ञा दी गई है। जैसे कि अब देखिए, जैसे आरंभ में हम किसी से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में कोई जानकारी किसी से प्राप्त हुआ तो ये हमारा सामान्य ज्ञान हुआ। और जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती जाती है तो उसके बारे में और भी विस्तृत हम जानते चले जाते हैं, तो इस तरह हमारे ज्ञान में भी वृद्धि होती चली जाती है। तो ये हुआ ज्ञान का बेसिक कंसेप्ट। अब चलिए हम और इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। तो अगर ज्ञान को किसी एक परिभाषा से परिभाषित करने को कहा जाए तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे भारतीय दर्शन शास्त्र में इसका कोई एक प्रॉपर परिभाषा नहीं दिया गया है। हमारे दर्शन शास्त्रियों के द्वारा उन्होंने अपने अपने विचारधाराओं के अनुसार इसको परिभाषित किया है। जैसे कि आप देख लीजिए कि हमारे भारतीय दर्शन में आदर्शवाद है, उसमें ज्ञान को चेतना कहा गया। चेतना अर्थात हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो अनुभव होता है उसे ज्ञान की संज्ञा दे दी गई है। जबकि हमारे प्रयोजनवाद और प्रकृतिवाद में जो प्रत्यक्ष रूप से हम जिस चीज़ को फील करते हैं, देखते हैं, उसको ज्ञान कहा गया है। तो ये तो हो गया दर्शन शास्त्र के अनुसार। लेकिन ज्ञान के बारे में जब डिटेल में आप देखिएगा तो इसमें एक बात स्पष्ट होता है कि ज्ञान के लिए दो चीज़ों का होना अति आवश्यक होता है। एक ज्ञाता और दूसरा ज्ञेय, अर्थात इसको इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो नोअर और नोइंग। क्या है? नोअर और नोइंग इंग्लिश में, और इसको हिंदी में ठीक से समझिएगा तो जिज्ञासु और ज्ञातव्य। और ये दोनों ही एक मनुष्य होते हैं। तो इसको और डिटेल में हम देखते हैं कि ये क्या है ज्ञाता और ज्ञेय। तो एक वो जो ज्ञान देने वाला हो और दूसरा जो ज्ञान ग्रहण करने वाला हो। तो कोई भी अगर ज्ञान से संबंधित हो तो वहाँ पे आपको ये तो चीज़ अवश्य होगा, एक ज्ञान देने वाला और दूसरा ज्ञान प्राप्त करने वाला। इसी को जब दर्शन शास्त्र से जोड़ के देखते हैं तो एक जो ज्ञान देने वाला होता है और ज्ञान प्राप्त करने वाला, दोनों का इंद्रिय आपस में एक दूसरे को, जैसे कोई सुना रहा है तो हम सुन के वो जानकारी प्राप्त की, या फिर समझाया, प्रत्यक्षीकरण करवाया। तो ये ऐसा ही अभी थोड़ी देर पहले बताया थे ना कि प्रयोजनवाद और प्रकृतिवाद में ज्ञानेंद्रियों और प्रत्यक्षीकरण के द्वारा ही ज्ञान को परिभाषित किया गया है। तो वही यहाँ पे भी कहा जा रहा है। अब देखिए इसे किताबी लैंग्वेज में कैसे डिफाइन करेंगे हम, कि ज्ञाता और ज्ञेय के पारस्परिक संबंध को ज्ञान माना जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक ज्ञान के एक ज्ञाता तथा ज्ञेय होता है, और जब ज्ञाता
ज्ञेय के साथ इंद्रियों के माध्यम से संपर्क करता है, अर्थात ज्ञान देने वाला और ग्रहण करने वाला एक दूसरे के इंद्रियों के थ्रू जब संपर्क करता है तो ज्ञेय को पदार्थ के संबंध में एक चेतना होती है, अर्थात वही ज्ञान प्राप्त होता है जिसे ज्ञान की संज्ञा दी जा सकती है। तो ये हो गया आपका मतलब किताबी भाषा हुआ, और इसको आप इजी लैंग्वेज में जैसा कि पहले हम बताए हैं वैसे आप पूरा डिफाइन कर सकते हैं। तो यही हुआ ज्ञान। ज्ञान को सिर्फ इंद्रियों तक ही सीमित नहीं रखा गया है, इसके परे, इंद्रियों से परे भी जो अनुभूतियाँ होती है, जो हम फील करते हैं, उसको भी ज्ञान की संज्ञा दी गई है। अब देखिए, ज्ञान को समझने के लिए इसके स्वरूप पे प्रकाश डालना तो आवश्यक है ही। तो हम पहले जानते हैं इसके स्वरूप के बारे में जानते हैं कि ज्ञान का स्वरूप कैसा है। तो ज्ञान किसी वस्तु के संबंध में जो जानकारी है उसी को ज्ञान कहा गया है। जब हम किसी की वस्तु के संबंध में कहते हैं कि हमें उसके बारे में जानकारी है, तो हम यह मानकर चलते हैं कि ये जानकारी, अगर किसी चीज़ के बारे में हम किसी को बोलते हैं कि हाँ हम उस चीज़ के बारे में जानते हैं, इसका मतलब है कि हम उस चीज़ को सत्य मान रहे हैं, तभी तो वो जानकारी हुआ। इसलिए ज्ञान की अवधारणा में सबसे पहले ये होना चाहिए कि जो भी ज्ञान प्राप्त है वो सत्य है, मतलब जिसे भी प्राप्त है और जो कह रहा है कि हाँ मुझे ये जानकारी है, मुझे ये ज्ञान है, तो ये सत्य होना चाहिए, खुद को ये विश्वास होना चाहिए कि ये जानकारी सत्य है। जैसे कि देख लीजिए, एग्जाम्पल के थ्रू हम बताते हैं कि यदि हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति को हम जानते हैं, तो उस व्यक्ति में से हमारा परिचय होना चाहिए, इसमें सत्यता होनी चाहिए। और फिर दूसरी बात ये भी है कि ज्ञाता को भी उस बात की सत्यता पर विश्वास होना चाहिए। जिसको हम बोल रहे हैं कि हाँ हम उस आदमी को पहचानते हैं, तो सुनने वाले को भी ये विश्वास रखना चाहिए कि ये जो बोल रहा है ये सत्य बोल रहा है। अर्थात हमें यह विश्वास होना चाहिए कि उस व्यक्ति को हम जानते हैं। और तीसरी बात कि ज्ञाता को इस बात का पर्याप्त प्रमाण भी होना चाहिए कि यह बात सत्य है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ज्ञान में 3 महत्वपूर्ण बात होता है। कौन कौन सा? सत्यता, सत्यता में विश्वास और सत्यता के लिए पर्याप्त प्रमाण। जैसे कि अगर हम बता रहे हैं कि हम उस व्यक्ति को जानते हैं, तो इस बात में सत्यता होनी चाहिए, और जो सुनने वाला है उसको मेरी बातों पे विश्वास होना चाहिए। और तीसरा कि उसको विश्वास दिलाने के लिए मेरे पास पर्याप्त प्रमाण भी उपलब्ध होना चाहिए। तभी ये तीनों मिलके ही हम किसी को ज्ञान, ये तीनों जब मिल गया तो वो हुआ ज्ञान। हम जो भी बोल रहे हैं वो हुआ ज्ञान। ज्ञान के स्वरूप को मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक क्रिया भी कहा गया है। जैसे कि कोई चीज़ जानना, कोई कार्य करना या फिर कोई अनुभूति करना, इन सब को भी ज्ञान की ही संज्ञा दी गई है। अगर देखा जाए तो यही तीनों मनुष्य के ज्ञान हुए। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि मनुष्य के 3 प्रकार के ज्ञान होते हैं। अब देखिए यहाँ पे ज्ञान और जानना पे बहुत ही ज्ञान को जानने से रिलेट करके इस पे बहुत ही ज़्यादा फोकस किया गया। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ज्ञान में और जानने में कोई डिफरेंस है या दोनों सेम ही है। तो प्रायः इन दोनों ही शब्दों को समानार्थी प्रयुक्त किया जाता है। लेकिन जब हम देखते हैं तो पाश्चात्य मत में नॉलेज शब्द, जानना को नॉलेज भी कहा जाता है, नॉलेज शब्द और ज्ञान, इन दोनों के दार्शनिक विवेचना अगर देखा जाए तो इसमें अंतर पाया गया है। ज्ञान को सिर्फ सत्य माना गया है, जबकि जानना सत्य और असत्य दोनों ही रूपों में पाया जाता है। अब जैसे कि देखिए, जैसे कि ज्ञान को ही देख लीजिए कि ज्ञान हम उसको कहते हैं जिसके बारे में हम एकदम कॉन्फिडेंट हो, जो सत्य हो, प्रूव्ड हो, तो ये सत्य होता है। और जानने में लोग सही भी बोल सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं, अक्सर ऐसा होता है। तो ये जानना हमारे पाश्चात्य सभ्यता से लिया गया, और जबकि ज्ञान हमारे भारतीय दर्शन का शब्द है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारे भारतीय और पाश्चात्य ज्ञान मीमांसा में आधारभूत भेद है। अब हम यहाँ पे भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान का अर्थ अथवा ज्ञान के स्वरूप को देखते हैं कि क्या है। तो भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान का अर्थ समझने से पूर्व सत्य की वस्तुनिष्ठता, ज्ञान की सार्थकता,
ज्ञान की सत्यता तथा तार्किक सत्यता पर विचार करना आवश्यक है। देखिए, इसके पहले भी तो बताए थे ना कि ज्ञान मतलब जो सत्य हो, जो प्रूव्ड हो, वो उसको ज्ञान माना गया है भारतीय दर्शन में। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान के अर्थ को समझने से पूर्व जो ज्ञान प्राप्त है उसकी सत्यता तथा ज्ञान की सार्थकता, ज्ञान की सत्यता तथा तार्किक सत्यता पर विचार करना आवश्यक है। ज्ञान की सत्यता हेतु उसकी वस्तुनिष्ठता का आकलन किया जाना आवश्यक है। दूसरा है, ज्ञान के अस्तित्व में कोई संशय नहीं होना चाहिए। तीसरा, ज्ञान के सत्यता की पुष्टि भी संदेह रहित होना चाहिए। और चौथा, तार्किक प्रतिज्ञप्ति भी सत्य होनी चाहिए। तो इस तरह ये देखिए, ये जो चारों कहा गया है कि सत्य की वस्तुनिष्ठता, ज्ञान की सार्थकता, ज्ञान की सत्यता तथा तार्किक सत्यता, इसी को यहाँ पॉइंट वाइज डिफाइन किया गया है। इसे पॉइंट में वही कहा गया है, पॉइंट नंबर 1 में ज्ञान की सत्यता हेतु उसकी वस्तुनिष्ठता का आकलन किया जाना आवश्यक है। दूसरा में ज्ञान के अस्तित्व में कोई संशय नहीं होना चाहिए। तीसरा, ज्ञान के सत्यता की पुष्टि भी संदेह रहित होनी चाहिए। चौथा, तार्किक प्रतिज्ञप्ति भी सत्य होनी चाहिए। ज्ञान की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए अक्सर ये प्रश्न उठाया जाता है कि क्या ज्ञान का स्वरूप परिवर्तनशील है या अपरिवर्तनीय है। तो अब देखिए, इसको एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं कि ये परिवर्तनशील भी हो सकता है, अपरिवर्तनीय है। तो इसमें संदेह नहीं है कि ज्ञान के कुछ तत्व नहीं बदलते हैं या इनके परिवर्तन की दर इतनी धीमी होती है कि उनका बदलाव ही नहीं महसूस होता है। वहीं अनेक तथ्य, नियम ऐसे भी होते हैं जो लगभग नहीं बदलते हैं। तो इस तरह हम इसको परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय भी बोल सकते हैं। और ज्ञान के यही तत्व शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत से जीवन मूल्य ऐसे होते हैं जिनमें कि परिवर्तन होता ही नहीं है। शिक्षा ऐसी चीज़ है जो छात्रों के मन में उसके प्रति आस्था उत्पन्न करती है, और यह शिक्षक का दायित्व भी है कि जो शिक्षार्थी है वो शिक्षा में अपनी आस्था को जगाए रखे। इसके विपरीत जो है ज्ञान, उसमें कुछ ऐसे भी परिवर्तन होते हैं, कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो परिवर्तन से प्रभावित होते हैं। वैज्ञानिक खोजों से भी ज्ञान में अभिवृद्धि होती है, उसमें परिवर्तन आता है। जैसे कि इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। तो क्या एग्जाम्पल है कि देखिए, पहले शिक्षकों के द्वारा छात्रों को क्या बताया जाता है, क्या ज्ञान दिया जाता है कि सूर्य प्रातः काल में पूर्व दिशा से चलना प्रारंभ करता है और शाम को पश्चिम दिशा में अपनी यात्रा समाप्त करता है और डूब जाता है। लेकिन अब छात्रों को क्या बताया जा रहा है कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है हमारे ज्ञान में, ये वैज्ञानिक खोजों से प्रभावित हो रहा है। तो ये देख रहे हैं ना कि ये परिवर्तनशील ज्ञान हो रहा है। और अगर इस रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो पुरातन ज्ञान हमारा अज्ञान कहलाएगा। अब चलिए, इसके लिए एक और एग्जाम्पल हम देते हैं। एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने का कोशिश करते हैं। जैसे कि हम चलती हुई ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो हमें पेड़ चलते हुए दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में क्या होता है कि वो पेड़ नहीं चल रहा है, वो तो स्थिर है, रेलगाड़ी चल रही है। इसी प्रकार पृथ्वी की गति का ज्ञान हो जाने से भूगोल की दिशा में परिवर्तन आया है। भूगोल में भी पृथ्वी के गतिशील होने का जब ज्ञान मनुष्य को प्राप्त हुआ, तो इससे हमारे भूगोल के ज्ञान में परिवर्तन आया। तो इस तरह हमें ज्ञान के तत्वों में आने वाले परिवर्तनों पर भी दृष्टि रखनी ही होगी। प्रगतिशील शिक्षा के समर्थक ड्यूवी जी हैं। उन्होंने ज्ञान को अनुभव की सतत पुनर्रचना अर्थात कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ एक्सपीरियंस कहा है। विद्यालय के भी पाठ्यक्रम में समय समय पर कुछ बदलाव करते रहना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन है। ऐसा कहा गया है कि परिवर्तन ही जीवन है, और जहाँ परिवर्तन नहीं है वहाँ पे जीवन स्थिर हो जाता है। इसीलिए विद्यालय के पाठ्यक्रम में भी समय समय पर कुछ बदलाव होते रहना चाहिए। सत्य के अन्वेषण से जो भी कुछ नया नियम सिद्धांत प्रकाश में आते जाता है, उसको ज्ञान के रूप में परिवर्तन करते रहना चाहिए। ज्ञान की अवधारणा के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ज्ञान को केवल अनुभूति मात्र नहीं माना जाना चाहिए।
अनुभूति मात्र बाह्य स्वरूप होता है, लेकिन जब हम उस वस्तु के बाह्य रूप को देखने के बाद उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं तो वो हमारे ज्ञान का संपूर्ण ज्ञान कहलाया। ज्ञान प्राप्त कर लिए तो ऐसे ज्ञान को प्राप्त होने को ही ज्ञान कहा जाता है। शिक्षा ऐसी हो जो हमारे ज्ञान चक्षु को खोल दे तो वो शिक्षा ज्ञान कहलाती है। भारतीय दर्शन में चेतना को ज्ञान कहा गया है, लेकिन ज्ञान इंद्रियों के अनुभव तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि इंद्रियों से जो हमें अनुभूति प्राप्त होती है और उनके द्वारा जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसके लिए जिसके लिए कि हमें कुछ कर्म भी करना होता है, और यही कर्म, ज्ञान और भक्ति में जो समन्वय किया जाता है तो उसके उपरांत संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इस तरह ये हुआ हमारा ज्ञान की विस्तृत अवधारणा। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और एक बार फिर से हो सके तो बुक को भी देख लीजिएगा। उसके बाद हम इसके तुरंत बाद जानने के विभिन्न तरीकों को भी तरीका या स्रोत जो भी है उसके लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आते हैं। तब तक आप इसको अच्छे से देखिए, समझिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। तब तक के लिए थैंक यू।